स्वागत है आप लोगों का जो है डे 17 के लेक्चर में। आज का टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। हीट टेम्परेचर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर ट्रू एंड फॉल्टी स्केल, थर्मल एक्सपेंशन जहाँ पे अल्फा बीटा गामा, स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री, हालांकि इसके साथ नहीं सुख पढ़ने को मिलेगा, कैलोरीमेट्री, हीटिंग कर्व, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, वर्क डन इन ऑल प्रोसेस, साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स। बात की शुरुआत करेंगे हम लोग हीट से। हीट क्या होता है कहेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके फ्लो करने में अपनी एक दिशा है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर को फ्लो करता है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो हीट है ये एनर्जी है, तो एनर्जी के बारे में तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है। कहेंगे यस, वही चीज जो है बराबर होती है वर्क के, और क्यू हीट है, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है और इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। हमारे पास कहीं पे कोई काइनेटिक एनर्जी है, जूल में है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, कैलोरी में आ जाएगा। कैलोरी में दे रखा गया है एनर्जी, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है अगली टेम्परेचर की। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें उसके गर्म या ठंडे होने का एहसास कराता है जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं। टेम्परेचर को नापने वाली बात है तो पहले जरा हम लोग इसको लगे हाथ इसके थर्मोमीटर जो है मान लें, जो है समझ लें कि जो इसको नापा जाता है थर्मोमीटर से। कुछ मुख्य तरीके के थर्मोमीटर यहाँ पे मैंने जो लिख दिए हैं, बता दिए हैं। ये लिक्विड थर्मोमीटर है और लिक्विड थर्मोमीटर में जो फिल किया जाता है वो मरकरी होती है। मरकरी इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, शाइनिंग होती है, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है और इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट टेम्परेचर के बढ़ने से बदलने से बदलता नहीं है। रेंज याद करेंगे -50 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। 356 के आसपास जो है मरकरी बॉयल कर जाती है। गैस है जिसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और इसका रेंज है -200 टू 1600। पायरोमीटर है जिनका इस्तेमाल बगैर किसी बॉडी को टच में लाए हुए इनका टेम्परेचर हम बॉडी का निकाल सकते हैं। यहाँ पे सन का टेम्परेचर अगर नापना है, किसी फर्नेस का टेम्परेचर नापना है तो हमें सहायता लेनी होती है पायरोमीटर्स की। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है, ये W बराबर JQ हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के स्केल जो है जरा जान लें। किताबों में मुख्यतया 3 ही होते हैं, हम लोग इसको 5 पढ़ सकते हैं। ये सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, ये र्यूमर स्केल, ये केल्विन स्केल, ये रैंकिन स्केल। लोअर वाले पॉइंट जो है इनको आइस पॉइंट का नाम दे रहे हैं, जो अपर पॉइंट है इनको स्टीम पॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो सेल्सियस का लोअर पॉइंट 0, अपर 100, फॉरेनहाइट का लोअर 32, अपर 212, या फिर र्यूमर का लोअर 0 और अपर 80, केल्विन का लोअर 273, अपर 373 और रैंकिन का लोअर 460 और अपर 672। और नंबर ऑफ इंटरवल अगर देखे जाए तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 212। नंबर ऑफ इंटरवल सेल्सियस और केल्विन में बराबर बराबर हैं, इसलिए आप ये समझ लें कि कहीं पे अगर कोई यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको पर डिग्री केल्विन भी लिखा जा सकता है या इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ इंटरवल अगर देखे जाए तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 212। सबसे अधिक पावरफुल जो इंटरवल है वो र्यूमर का है और सबसे कमजोर जो है वो रैंकिन का है। अगर हमें यहाँ पे किसी भी स्केल में एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना होगा कि उस समय टेम्परेचर क्या है, रीडिंग क्या है, -LFP। LFP का मतलब हो गया लोअर फिक्स पॉइंट, जो इसको मैंने ऐसा कहा था, ये वाला पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन में UFP -LFP यानी कि अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इस तरह से हम सभी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। C -0 अपॉन 100 -0 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 200 12 -32, R -0 अपॉन 80 -0, केल्विन -273 अपॉन 373 -273, रैंकिन -460 अपॉन 672 -460। इस चैप्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रू स्केल एंड फॉल्टी स्केल। ये ट्रू स्केल रीडिंग, ये फॉल्टी स्केल रीडिंग। अब सवाल है कि ये ट्रू स्केल और फॉल्टी स्केल होते क्या हैं।
कहेंगे जो ये वाले स्केल हैं ये सब के सब ट्रू स्केल कह सकते हैं या स्टैंडर्ड स्केल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात को समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है। कहते हैं मान लीजिए सवाल में कि सेल्सियस स्केल पढ़ रहा है किसी समय पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय आपका फॉल्टी स्केल क्या पढ़ेगा, जबकि फॉल्टी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, ध्यान रहे इसके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट इनसे मैच नहीं करने चाहिए। मान लीजिए ये 200 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट मान लीजिए कि ये 400 डिग्री है, तो हमसे ये फॉल्टी स्केल की बात पूछी गई थी। यहाँ पे ये रिलेशन जब आप लगाओगे तो ये टी जो है ये एक्चुअल में आपको टी दे रखा गया है, ट्रू स्केल रीडिंग। जब मामला सेल्सियस का है तो यहाँ पे हमको सेल्सियस के ही लोअर और अपर लेने होंगे। 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये फॉल्टी स्केल हो गया। माइनस 200 अपॉन 400 माइनस 200, तो ये f माइनस 200 अपॉन 200 बराबर हो गया 60 अपॉन 100, 3/5, 5 ने काटा इसको 40, f माइनस 200 बराबर 120 और f बराबर 320 डिग्री ये आया। ये इस चैप्टर का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। एक बात और करेंगे यहाँ पे डिफरेंस के लिए, डेल्टा c अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा f अपॉन 180, डेल्टा r अपॉन 80 इज इक्वल टू डेल्टा k अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा ra अपॉन 212। ये बात हमको खास बात बताता है कि अगर सेल्सियस स्केल में मान लीजिए पढ़ रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे हमें केल्विन स्केल में बदलना है तो ये 300 केल्विन आ जाएगा क्योंकि हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। बट 27 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है, केल्विन स्केल में चेंज हमें पढ़ना है तो ये 27 केल्विन ही रहने वाला है। अब हम लोग को बात करनी है यहाँ पे अबाउट थर्मल एक्सपेंशन की, कि जब भी कभी किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीटअप किया जाता है तो हम पाते हैं कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बदलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। और ये इस वजह से और होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने मीन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एसिमेट्रिक होता है। इस वजह से यहाँ पे लेंथ के लिए देखा जाएगा, ये जो नॉट वाले हैं L00 करके लिखा हुआ है, ये जो भी चीज है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। थीटा थीटा करके लिखा हुआ है तो वो फाइनल है या थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 1 2 3 आप देखेंगे, बाकी सब जो है उसी तरीके से हो जाएंगे। L थीटा बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा इज एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, गामा इज क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इस तरीके से हमें देखा कि सर जो है यहाँ पे L थीटा बराबर L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा थीटा। L0 को इधर ले जाएंगे तो ये L थीटा माइनस L0 यानी कि डेल्टा L बराबर L0 अल्फा डेल्टा थीटा। अगर एरर का सवाल है, परसेंटेज एरर का सवाल है, तो डेल्टा L अपॉन L0 परसेंट बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया के लिए अगर निकालना है तो ये 100 बीटा डेल्टा थीटा या 200 अल्फा डेल्टा थीटा। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा का जो रेशियो होता है वो 1:2:3 होता है। अल्फा, बीटा, गामा इज 1:2:3। अब यहीं से बात एक और आप लोगों से कर लेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो वो जितना एक्स एक्सिस पे एक्सपेंड कर रहा है उतना ही वाई पे, उतना ही जेड पे, तो ये कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट आइसोट्रॉपिक है। ये अल्फा एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर अल्फा जेड है। मेटल एंड एलॉयज इसके एग्जाम्पल होते हैं। और एनिसोट्रॉपिक होता है एक कि ये अगर आपस में बराबर नहीं हुए, अगर ये आपस में बराबर नहीं हुए तो ऐसे में गामा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, और एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है तो ये अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड डिवाइड बाई 3। वॉल्यूम के लिए जैसे मैंने कहा कि बी थीटा बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा हो जाएगा, और डेल्टा V अपॉन V0 बराबर 100 गामा डेल्टा थीटा परसेंट, या गामा बराबर 3 अल्फा होता है तो 300 अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। डेंसिटी के ऊपर फर्क क्या आता है टेम्परेचर का, कहेंगे अगर वॉल्यूम पे आता है मास, ध्यान रहे एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास का फर्क नहीं पड़ता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पे जाएंगे तो मास का प्रभाव पड़ता है।
वी थीटा बराबर V01 प्लस गामा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी, और पाया हमने रो थीटा बराबर ρ01 माइनस गामा डेल्टा थीटा, और डेल्टा रो अपॉन रो करेंगे तो ये 100 गामा डेल्टा थीटा परसेंट हो जाएगा। और अगर ये लिक्विड की बात कर रहे हो आप, तो फिर लिक्विड में कोई भी लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। ध्यान रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। एंड गिवन एज I थीटा इक्वल टू I01 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। परसेंटेज की बात करेंगे तो यह 200 अल्फा डेल्टा थीटा परसेंट हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है I बराबर mr²। जब हम गर्म करते हैं तो मास पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन R पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना होता है। अगली बात आएगी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने बहुत जेंटली किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट पे रख दिया, गर्म तवे पे रख दिया, तो नतीजा ये हुआ कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। बाहर से टॉर्क नहीं लगा हुआ है, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी को कम होना होगा, क्योंकि L बराबर I ओमेगा होता है। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा? कहेंगे सर ये तो K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो I जो है बढ़ा है लेकिन ओमेगा घटा है, तो उसका स्क्वायर है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी भी घट जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस साइन है। टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। गिवन एज T थीटा इज इक्वल टू T01 प्लस वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और परसेंटेज एरर की भाषा में बात करेंगे तो ये T थीटा बराबर हो जाएगा क्या? डेल्टा T अपॉन T0 बराबर 50 अल्फा डेल्टा थीटा परसेंट। और एक बात करेंगे कि लिक्विड में जो है एक्सपेंशन जो होता है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल होता है। और यहाँ पे एक और बात आती है लिक्विड के लिए याद रखने वाली है कि गामा R इक्वल टू गामा A प्लस गामा G। ये रियल एक्सपेंशन है, ये एपेरेंट एक्सपेंशन है, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर या ग्लास कह लीजिए। तो गामा R बराबर गामा A प्लस गामा G है। और एक बार लिक्विड का एक्सपेंशन और वाटर का एक्सपेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वाटर के एक्सपेंशन में ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे ऐसा हो गया है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर की तरफ को हमने वॉल्यूम लिया है, और ये वॉल्यूम यहाँ पे आते आते मिनिमम हो गया है अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हाल वॉल्यूम का होगा, इसका उल्टा हाल डेंसिटी का होना होगा। ये हो गया थीटा, ऐसा आ गया, एंड दिस इज अगेन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस समय डेंसिटी जो हो गई है वो मैक्सिमम हो गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि ये एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हम लोग को देखना होगा बच्चों स्पेसिफिक एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट के बारे में कहा जाता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to raise the temperature of unit mass substance by 1 degree centigrade is called as a specific heat capacity। तो dq proportional to m है, dq proportional to dt है, और कंबाइंड कर दिया जाए तो dq proportional to m dt और dq बराबर mc dt हो गया, c बराबर dq अपॉन m dt हो गया। अब यहीं पे ये जो मास है, ये अगर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसी का नाम जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। तो C बराबर dq अपॉन n dt हो जाता है। ये Cp बराबर dq अपॉन n dt हो गया, ये प्रेशर कांस्टेंट है। Cv बराबर dq अपॉन n dt हो गया, ये V वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कहा जाए तो हम जानते हैं शायद कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल की अगर बात करोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे इस ध्यान रहे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेंज करता है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू, कोई कैसा भी मान इसका पॉसिबल हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे जरा लेटेंट हीट के बारे में।
और हाँ, यहाँ पे कुछ बातें और समझ लेनी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, 1 किलो कैलोरी केजी डिग्री सेंटीग्रेड या 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी होता है, ये ड्राई आइस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये इसका टेम्परेचर बिलो जीरो रहता है, यानी कि -10 -12 होता है। और -10 डिग्री सेंटीग्रेड की चीज को जब आप जो है गर्म करोगे तो ये बहुत जल्दी पिघलने वाला नहीं है। ये जब तक कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं आएगा तो ये नहीं पिघलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या 2100 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस। और अब हम जो है यहाँ पे बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। तो कहा जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू change the phase of unit mass substance. To change the phase of unit mass substance is called as latent heat. तो ये हो जाएगा dq proportional to m हो गया और dq बराबर ml हो गया, l बराबर dq अपॉन m हो गया। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये हो जाएगा लेटेंट हीट का रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द फेज। फिर बात हमारे पास आती है यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट के। वाटर इक्विवेलेंट को भी एक चीज में जरा समझेंगे। वाटर इक्विवेलेंट समझने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हीट कैपेसिटी एक चीज होती है। हीट कैपेसिटी से पता लगता है भाई कितनी क्षमता है, कितने क्षमतावान हो। अगर ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात हो रही है तो कितना चार्ज इकट्ठा कर सकते हो। थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की बात हो रही है तो कितना ज्यादा हीट अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हो। तो dq बराबर जो ये mc dt है तो ये dq बराबर hc dt है और ये hc बराबर mc है। इसी को नाम देते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। और इसका यूनिट जो है क्या आ जाएगा, dq अपॉन dt, यानी कि कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर केजी। अब आपको जो है जो समझाने जा रहा हूं ये है वाटर इक्विवेलेंट। इसको समझेंगे जरा। यहाँ पे कोई मेटल है जिसका कैलोरी मीटर बना हुआ है, जिसका कैलोरी मीटर बना हुआ है, मेटल है। इसका मास गिवन है, इसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है गिवन है, कितनी हीट चाहिए होगी पता है, गिवन है। अब मामला आएगा वाटर का। कितनी हीट लगाओगे, कहेंगे जितनी यहां लगाई थी उतनी ही लगाएंगे। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कहेंगे जितना यहां बढ़ाना था उतना ही बढ़ाना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम जानते हैं, जितना मास ऑफ वाटर यहाँ पे यूज हो जाएगा इसी को नाम देते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन वाइज क्या जो है क्या बोला जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू सेम रेंज विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट। और इस वाटर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो वही mc है, बट यूनिट जो इसका आएगा वो ग्राम या केजी कहलाएगा, ग्राम या केजी होगा। ये कैसे हुआ, डेफिनेशन जो है डेफिनेशन एक बार फिर से जो है जरा बोलो तो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा उसका यूनिट तो ग्राम या केजी होगा ही होगा। अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं कैलोरीमेट्री के लिए। तो कैलोरीमेट्री में कहा जाता है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जिनके अलग अलग हीट कंटेंट हैं, अलग अलग टेम्परेचर कंटेंट हैं और इनको मिलाया गया है तो हीट का एक्सचेंज होगा और
गिवन हीट बराबर टेकन हीट होगा, गिवन हीट बराबर टेकन हीट होगा। ये हमेशा के लिए करेक्ट है। और एक बात कि टेम्परेचर लॉस्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर गेन, ये सिर्फ तभी सही होता है जबकि दोनों तरफ एक ही जैसी चीजें हों और दोनों का एक ही मास लिया गया हो, यानी कि ये कभी सही होगा और कभी सही नहीं होगा। ये ए बॉडी हो गई, ये बी बॉडी हो गई, ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये TH हो गया, TC हो गया, मिला दिया गया, TO बन गया। अब यहाँ पे ये अगर हॉट है बॉडी तो ये हीट लूज करेगा, इसका मास था m और इसको mh कह दिया, इसका मास mc कह दिया, तो ये mc डेल्टा थीटा m और ये ca कह दिया, ca हो गया। और ध्यान रहे कि ये जो TO है ये ग्रेटर और इक्वल टू TC होगा एंड लेस और इक्वल टू TH होगा। ध्यान रहे ये बड़ा भी होगा, इससे छोटा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये कोल्ड और हॉट जो बॉडीज थी इनका अमाउंट कितना लिया गया। अगर ज्यादा अमाउंट है, कोल्ड बॉडी का जो है अमाउंट ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही आ जाएगा। तो MHCA और ये TH माइनस TO हो गया बराबर MC रखा गया, इसको MB कर देते हैं, MB और ये CB और ये T0 माइनस TC हो जाएगा। और ध्यान रहे कैलोरीमेट्री को ये चीज फॉलो करनी ही होगी। अब हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कैलोरीमेट्री से अटैच जो एक चीज है वो है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व के बारे में जरा समझा जाए यहाँ पे, तो कहते हैं ये हीटिंग कर्व के बारे में कि कोई एक हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है और वो कनेक्टेड है किसी कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर से, तो वो सोर्स लगातार इस बॉडी को हीट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। नतीजा यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा, मेल्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। इन सारी चीजों को दिखाने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग कर्व। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया इधर की तरफ को ये टाइम हो गया, इधर की तरफ को टेम्परेचर हो गया। देखें यहाँ से यहाँ तक के ये सॉलिड रहा है, O से A ये रहा है क्या, सॉलिड। A पे आकर के अब ये और आगे नहीं बढ़ रहा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, कहेंगे कांस्टेंट हो गया है, तो ये T1 हो गया और इसको मैंने T1 और इसको T2 कहा, तो ये जो T1 है यही आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, T1 मेल्टिंग पॉइंट। फिर ये यहाँ पे B तक आते आते ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये B से C हो गया। B से C जो है ये लिक्विड है, लिक्विड है। अब ये और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, T2 आ गया है, कहेंगे T2 को आप कहो बॉइलिंग पॉइंट। और ये टाइम हो गया T3 और ये टाइम हो गया T4 और अब फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू, तो ये D पे पहुंचते पहुंचते पूरा हो गया है क्या, वेपर में। इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, हीटिंग का। अब जरा देखो भाई, O से A सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेसिफिक हीट, फेज बदलता है तो लेटेंट हीट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सिर्फ इतने की बात करूँ, तो tan phi बराबर जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये dt अपॉन d स्मॉल t आ रहा है। और ये बात उसकी हुई थी कि हमारे पास एक सोर्स था जिसका कांस्टेंट पावर P था, ये एक बॉडी था जिसका मास m था। तो डेल्टा T समय में इसने कितनी एनर्जी दी होगी, कहेंगे P डेल्टा T या P dt। कितनी इसने ली होगी, कहेंगे mc dt।
तो C बराबर क्या आ गया, कहेंगे P डेल्टा T अपॉन M dt। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो C आ रहा है ये आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan फाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan फाई। आप P रहने दीजिए, डेल्टा T को उठाएंगे तो dt के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे ये गैस है। तो अगर मैं इसको phi1, इसको phi2, इसको phi3 कह दूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan phi1, लिक्विड के लिए tan phi2 और वेपर के लिए tan phi3 हो गया। और AB, और अगर मैं यहाँ पे CX कह देता हूँ, CE कह देता हूँ, AB और CE के लिए यहाँ पे फेज बदल रहा है, फेज बदल रहा है तो DQ बराबर P dt हो गया बराबर ml हो गया। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, यहाँ पे वेपराइजेशन आ जाएगा। तो L बराबर हो गया P अपॉन M इंटू dt, तो L प्रोपोर्शनल टू dt हो गया। यहाँ पे फ्यूजन की बात हुई तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये सॉलिड से लिक्विड के लिए होता है, और वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड और वेपर के बीच में होता है, चाहे लिक्विड से वेपर जाए चाहे वेपर से लिक्विड में आए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो T4 माइनस T3 हो जाएगा। यहीं पे एक बात आप लोगों से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात बहुत सिंपल सी बात कहता है कि हमारे पास तीन बॉडीज हैं, बॉडी ए, बी एंड सी। कहा जा रहा है कि बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड सी विल आल्सो बी फाउंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इस लॉ को कतई यूनिवर्सल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइन अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए सी के परपेंडिकुलर नहीं होने जा रहा है। ए बी को जानता हो, बी सी को जानता हो, आवश्यक नहीं है कि ए सी को भी आपस में जानते हो। इसीलिए ये बात यहाँ पे कोट कर दी जाती है कि इसको यूनिवर्सल समझने की भूल न करें। तो अब जो है हमारे पास आ रही है बात थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है कि अगर आप किसी तरीके से ये थर्मल एनर्जी है और ये मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, इनको आपस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, स्टडी को नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रहे कि ये मैकेनिकल एनर्जी 100% कन्वर्ट हो सकती है थर्मल एनर्जी में, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। 100% मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कि मैंने यहाँ भी दिखाया हुआ है। इसका एक्सप्रेशन dq इक्वल टू du प्लस dw, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये आधारित होता है। और एक बात, ये नॉट 100%, मैंने कहा आपसे कि जब है ये 100% थर्मल एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस ऐसा कुछ होना जहां पे किसी एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को कांस्टेंट रखें, दूसरे को बदलें इस तरीके से कि तीसरा अपने आप बदल जाए, नाम देते हैं इसको प्रोसेस का। यूजुअली प्रोसेस का नाम इस बात पे आधारित होता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट रखी गई है। तो 5 तरीके के प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं: आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, एडियाबेटिक। कांस्टेंट क्या रहेगा, कहेंगे आइसोकोरिक में वॉल्यूम, आइसोबारिक में प्रेशर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, साइक्लिक में यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है क्योंकि आगे जाके बात पूरी हुई है। यहाँ पे हीट कांस्टेंट है। यहाँ पे जीरो क्या होगा, कहेंगे डीवी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जीरो, डीपी जीरो, डीटी जीरो। यहाँ पे बात समझाई गई है कि डीयू जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ध्यान रहे डीयू फंक्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर का, और ये डीक्यू जीरो हो जाएगा। कौन सा लॉ चलेगा, कौन सा लॉ लगेगा, कहेंगे आइसोकोरिक है तो प्रेशर लॉ लगेगा। एक्सप्रेशन भी आपको आगे जाके दिखाया गया है, P प्रोपोर्शनल टू T।
चार्ल्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू T, बॉयल्स लॉ है PV बराबर कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ है DQ बराबर DU प्लस DW। ध्यान रहे आइसोबारिक प्रोसेस में ये तीन के तीनों टर्म एक साथ नजर आते हैं, अदरवाइज साइक्लिक में और आइसोथर्मल में ये टर्म जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक में ये टर्म जीरो हो जाएगा और एडियाबेटिक में ये जीरो हो जाएगा। ये पॉइसन्स लॉ है। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, गामा की बातें पिछले 2-3 वीडियो से चल रही है लगातार। गामा सीपी अपॉन सीवी है, 1+2/f है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में यही पॉइसन्स लॉ, टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट हो जाता है। ये बातें हुई हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की और प्रोसेस की। तो जो है हम लोग बच्चों यहाँ पे साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स की बात करने जा रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पे एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और ये सिस्टम परफॉर्म बाय, ये वर्क होगा ये परफॉर्म बाय द सिस्टम होगा। अगर कहीं पे कॉम्प्रेशन है तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। कहीं पे अगर हीटिंग हुई है तो dt पॉजिटिव होगा, du पॉजिटिव होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। अगर कूलिंग हुई है तो dt नेगेटिव होगा, du नेगेटिव होगा और सिस्टम को एनर्जी का लॉस हुआ है। अगर कहीं पे हीटिंग हुई है तो dq पॉजिटिव होगा और सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, और इसका उल्टा है तो सिस्टम ने हीट को रिजेक्ट किया है। ये मैंने सवाल लिया हुआ है कि किसी सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी -20 जूल है, इनिशियल बताना है, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर यानी कि ऑन द सिस्टम 40 कैलोरी है और एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया है 30 जूल एनर्जी। एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया है यानी कि सिस्टम को हीट का नुकसान हुआ है। लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du बराबर dq माइनस dw, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर dq माइनस dw। फाइनल एनर्जी हम देख रहे हैं, हमको दिखाया गया -20 जूल, माइनस ui हमें निकालना है। dq देखें यहाँ पे ये सिस्टम एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया है यानी कि सिस्टम को नुकसान हुआ है, तो ये -30 और वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर यहाँ पे ये फर्दर नेगेटिव हो जाएगा और ये 4.2 इसलिए फैक्टर आया है क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको बात सिखाई जाती है कि सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आंसर आता है। वर्क डन की मैं जो है पिछले अभी 1 मिनट पहले जो बात कर रहा था उसको मैं जरा यहाँ पे और करके खत्म करता हूँ। तो W बराबर, अगर आइसोबारिक प्रोसेस की बात हुई है तो W बराबर P इंटू V2 माइनस V1। आइसोकोरिक में कहोगे अगर आप तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल में कहोगे अगर आप तो W बराबर इसका फॉर्मूला लॉग में आता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 एट बेस 10। और साइक्लिक के लिए कहोगे तो ये PV डायग्राम से ही निकलता है, सिर्फ ये हो गया ऐसे, ये P ये V, ये एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ लूप कहना होगा। और एडियाबेटिक के लिए कहा जाएगा तो W बराबर NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। मोनो एटॉमिक के लिए कहोगे तो ये 3/2 NR डेल्टा T। डाई एटॉमिक कहोगे तो ये हो जाएगा 7/5 यानी कि ये 5/2 NR डेल्टा T।